जय हिंद, जोहार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कल की एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस वीडियो को देख करके एग्जाम सेंटर जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप देख के जाते हैं तो निश्चित है यहाँ से आप लोग कई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, या तो फिर इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए, चूँकि अभी आप लोग का एक एक सेकेंड जो है काफ़ी कीमती है। ठीक है, तो देखिए, जो सब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, जो खंड ख रहता है जिसको सेक्शन बी हम लोग कहते हैं, उनमें से आप लोग को जो 2 मार्क्स का 6 प्रश्न रहता है। ठीक है, तो 6 दूना 12, अगर यहाँ पे आप लोग सही से कर लेते हैं तो 12 मार्क्स यहाँ से पक्का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर 12 मार्क्स यहाँ से ले सकते हो और आप लोग को जो एमसीक्यू प्रश्न जितना मैं एमसीक्यू करवा दिया हूँ, ठीक है, अगर उसको आप लोग कर लेते हैं तो यहाँ पे निश्चित है, अगर लोग कितनों कमज़ोर बच्चे हो तो 25 प्लस स्कोर कर लोगे। 25 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37 प्लस 20 जो है आपका स्कूल से मिलने वाला, मतलब यहाँ से 50 प्लस स्कोर आप लोग अच्छी तरह से कर लोगे। ठीक है, अगर इजी टाइप की। बाकी अभी 3 मार्क्स वाले प्रश्न है, इसके बाद 5 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 मार्क्स वाले जो प्रश्न होते हैं उसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए कि काफ़ी इजी, एकदम कम शब्दों में लिखना है, बनाना है, सटीक बनाना है बच्चों, क्योंकि मैथ में एक्स्ट्रा नहीं मांगता है। ठीक है, मैथ सटीक आंसर मांगता है। अगर सटीक आंसर देते हो तो निश्चित है इसमें एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला। देखिए कह रहा है बेटा कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालोगे बेटा तो क्या होगा, तो 2 × 3 कहोगे सर होगा। चलिए, अगर 20 का निकालोगे तो क्या होगा, तो 2 × 2 × 5। अब ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो बेटा 2 ही मिल तो रहा है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन आए तो कॉमन क्या मिला, तो 2, तो एचसीएफ क्या हो गया 2। अब इसका एलसीएम, तो बेटा 2 तो कॉमन आया, बाकी क्या नहीं मिला, तो 3 नहीं मिला और एक 2 नहीं मिला और 5 नहीं मिला। तो 5 × 10 10 या 30 और इसको जो एचसीएफ था इससे गुना कर दिया, कितना हो जाएगा 60। तो बस इतना आप लोग करना है, यहाँ से 2 मार्क्स आप लोग को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहे बेटा कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्य की ज्ञात करें। ठीक है, क्या क्या कर रहा है, शून्य की ज्ञात करने बोल रहा है। तो अब समझिए क्या है, x² - 7x + 12। अब बेटा इसको क्या करना है कि x² से जो पहले होता है इसको हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग गुणनखंड करने के लिए और सी को गुना करते हैं। तो 1 और 12 को गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 12। अब 12 को ऐसी 2 संख्या में तोड़िए बेटा, ताकि हम मध्य भाग को विभक्त करने पर 7 आ जाए। तो कहोगे सर 4 × 12 हम लोग तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ देंगे। अगर इसको तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x² यहाँ पे 7x है। ठीक है, तो -4x - 3x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा +12। अब देखिए हमने क्या किया, -4x - 3x, वैल्यू तो वही ना आ रहा है बेटा। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन क्या लेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या जाएगा, ठीक है, तो कॉमन क्या जाएगा, तो x कॉमन चल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x - 4। यहाँ पे अगर लेते हैं कॉमन तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x - 4। अब दोनों में क्या मिला, तो x - 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 3। शून्य, शून्य मतलब शून्य के बराबर, x - 4 = 0। तो x बराबर क्या होगा 4, यानी पहला जो शून्य होगा वो कितना हो जाएगा 4 होगा। दूसरा कह रहा है x - 3 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी इनकी जो शून्य होगा 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला कह रहा है बेटा कि एक स्तंभ की छाया की ऊंचाई, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है लेकिन मॉडरेट प्रश्न है। देखिए कह रहा है एक स्तंभ है। अब समझिए बेटा, ये जो ए बी देख पा रहे हैं ये क्या है, एक स्तंभ है। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई है, ठीक है, छाया है, क्या स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3, यानी छाया तो यही है ना, तो ये जो है बेटा इसकी क्या है √3 गुनी है, यानी कि √3x लिख सकते हैं, बिल्कुल।
ठीक है। अब बेटा ये P है, ये B है, थीटा यहाँ पे है, तो ये P और B में संबंध कौन दिखाता है, तो टेन से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो बेटा कहोगे P/B होता है। P का मतलब क्या, AB, और B की जगह मतलब BC। चलिए, तो AB की जगह कितना है, तो x दिया हुआ है, x ले लेंगे। अब BC की जगह कितना है बेटा, तो √3x है। अब समझिए x काट सकते हैं, यानी क्या हो गया 1/√3। अब समझिए 1/√3, यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 किसका होता है बेटा, तो टेन 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये टेन कट जाएगा, तो क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान क्या हो गया, 30 के पास। मैं कह रहा है AP का प्रथम पद 2 है, सारवंतन 3 है, तो 8वां पद क्या होगा, यानी आपसे 8वां पद मतलब nवां पद पूछ रहा है। तो बेटा nवां पद और निकालने का सूत्र आप लोग को पता है ना, क्या होता है, तो ये प्लस n-1 इंटू डी, यही ना। तो a की जगह क्या है, तो a की जगह पे बेटा आपका 2 है, n-1, तो 8वां पद पूछ रहा है, तो n बराबर 8, 8-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू 2 है। तो बेटा यहाँ पे लिख सकते हो 2, 8 में जाएगा तो 7, 7 दूना 14। ठीक है, 14 और 2, सॉरी डी का वैल्यू कितना था, तो डी का वैल्यू 3 था बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हुआ देखने में। तो 7 या 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। यानी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त है, समझिए ये वृत्त है। ठीक है, इनकी जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको मोड़ करके बेटा क्या कर दिएगा, इसको एक वर्ग बना दिया जाएगा। क्या कर देगा, तो एक वर्ग बना देगा। ठीक है, तो उनका जो परिमाप होगा और इनका जो परिधि होगा दोनों तो सेम होगा ना। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं कि भुजा की लंबाई ज्ञात करें। समझिए, तो वर्ग की जो, एक मिनट क्या दिया, वर्ग की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर, कितना है बेटा, 28 है। ठीक है, तो वृत्त की जो परिधि होगा वो वर्ग के परिमाप के इक्वल होगा, बिल्कुल। तो वर्ग की परिधि क्या होता है, 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा, तो 4 इंटू भुजा। तो 2π का मान तो हम लोग जानते हैं कि 22/7, r कितना है, तो 8, 28 है, 7 चौके 28। ठीक है, तो 22 दूना 44, 44, 44 जो कि कितना हो जाएगा, इधर 4 है। ठीक है, तो इसको 4 से यहाँ 4 काट दिया, कितना हो जाएगा बेटा, 22 दूना 44, और इनकी भुजा ये बराबर जो निकल गया कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है बेटा कि यदि R 5 बिंदु B 4y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, तो y का मान क्या होगा। अब समझिए ये यहाँ पे इसका निर्देशांक 6 और 5 है, बिंदु B जो है बेटा वो 4 और y है, तो मध्य बिंदु कौन है, R। इनका जो निर्देशांक है वो कितना है, 5 और 6। तो कह रहा है y का मान ज्ञात करें। अब समझिए, तो ये हो जाएगा x1 6 और ये हो जाएगा x2 4, y1 क्या हो जाएगा बेटा 5 और y2 क्या हो जाएगा y। तो आप लोग मध्य बिंदु प्रमेय से जानते हैं y बराबर क्या होता है, तो y बराबर क्या होगा, y1 + y2। ठीक है, y1 + y2/2। तो y का वैल्यू कितना हमारे पास दिया हुआ है, तो 6 लिख दीजिए यहाँ पे। y1 कितना है, तो y1 इसको मान है तो 5 लिख लीजिए। y2 कितना है बेटा, तो y/2। तो यहाँ से आपने एक देख के इसको बाई क्रॉस कर दीजिए, यानी कि 5 + y बराबर 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। तो इसलिए y बराबर क्या होगा, 12। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। y बराबर क्या होगा, 7। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 7। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है कि यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री कोण है, यदि उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर है, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा। यानी कि समझिए, यदि एक प्रकाश की ऊंचाई जो है 60 मीटर है, ठीक है, ऊंचाई 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो कह रहा है उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया, मतलब छाया तो यहीं बनता है ना बेटा, छाया की जो लंबाई है वो 20 मीटर है, मतलब ये कितना है, तो 20 मीटर है। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है आपसे। तो आप लोग क्या करोगे, आप समझिए, ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B। तो P और B में संबंध कौन दिखाता है, तो tan दिखाता है। tan कितना डिग्री लोगे बेटा, तो 60 डिग्री। tan 60 बराबर क्या होगा, तो P/B मतलब H/20। ठीक है,
अब टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग को पता है कि टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 60 का वैल्यू क्या होगा, तो √3 होगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा h/20। तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 को √3 से गुना करो तो क्या होगा 20√3। काफ़ी ईजी है। अगला कह रहा है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझिए घन के विकर्ण, आपसे वो विकर्ण पूछ लिया। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन। यहाँ पूछ दिया कि विकर्ण की लंबाई दे दिया है 6√3। तो बेटा घन का जो विकर्ण होता है क्या होता है, तो √3 ये होता है। तो √3 ये बराबर दे दिया है 6√3। ठीक है, तो ये √3 कट जाएगा तो ये बराबर क्या हो गया 6। पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। तो 6 ए की जगह कितना है, तो ए की जगह कितना है बेटा 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 36 बराबर हो जाएगा 216। ठीक है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न आपका, ठीक है, जो खंड सी का है, कह रहा है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। बेटा देखिए इसको आप लोग रख लीजिए कि √2 के जगह आपसे √3 पूछ दे, √5 पूछ दे, √7 पूछ दे। ठीक है, यहाँ पे 1/√7 पूछ दे, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को निश्चित देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटा इस टाइप के जब भी प्रश्न देखने को मिले तो कैसे सॉल्व करोगे, देखिए। तो कह रहा है एक अपरिमेय संख्या, तो इसका ऑपोजिट आप लोग मान लीजिएगा। कैसे मानोगे, तो मानिए √2 बराबर क्या है, तो √2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ क्या हो जाएगा √2 जो है, ठीक है, p/q लिख देंगे। और p और जो q है बेटा इसको लिख दीजिएगा, जहाँ p और q जो है एक सअभाज्य संख्या है। बेटा सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो सअभाज्य संख्या कहने का अर्थ है कि इनका जो HCF होगा वो 1 होगा, मतलब 1 के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके बीच में नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे अपने से 1 दे देंगे और यहाँ पे क्या होगा, p को 1 से गुना करोगे तो p हो जाएगा, यहाँ √2 को q से गुना करोगे तो क्या होगा, √2q होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर। अगर दोनों तरफ वर्क करते हैं तो क्या होगा, तो p का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर, तो बेटा √2 × √2 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा q²। ठीक है, अब q² बराबर क्या होगा, तो ये 2 जो गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भागा, यानी p²/2। तो यहाँ थोड़ा आप लोग को वर्ड में लिखना है, तो लिखोगे बेटा कि p² 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी क्या होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 से विभाज्य होगा। चलिए थोड़ा नीचे जाइएगा, चलिए अब हमने दिखा दिया बेटा कि p जो है वो 2 से कट रहा है, मतलब 1 के अलावे 2 से भी कट रहा है। q भी दिखा देंगे कि ये भी जो है 2 से विभाज्य है। तो अगर 2 ये भी दिखा देंगे तो क्या होगा कि सर्वगुणनखंड इन लोगों के बीच में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा मतलब ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा, तो हमारी मानना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। माना p बराबर क्या है, 2r। ठीक है, जहाँ r बराबर क्या है, तो r बराबर एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या था बेटा, तो p बराबर क्या था, 2r, यही ना था। तो p बराबर 2q था, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे p, एक मिनट बेटा यहाँ देख लेते हैं क्या था, p बराबर था 2q²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, p बराबर 2r ले, ठीक है, तो p² बराबर क्या होगा, तो इसका 2r का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4r²। तो 2q² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4r²। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, q² बराबर क्या हो गया, तो 2r²। इसलिए r² बराबर क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा q², ये 2 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में। तो बेटा यहाँ पे लिख दीजिएगा q² जो है वो 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य। अब ये दोनों के बीच में HCF कितना आ रहा है, तो HCF बेटा यहाँ पे 2 आ रहा है। जो हमने क्या माना था कि 1 के अलावे कोई HCF स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारी मानना क्या है, गलत है। इसलिए √2 क्या है, ठीक है, इसलिए √2 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या। इतना ही आप लोग कर देना है। ठीक है, तो इतना अगर करते हो तो यहाँ से 3 मार्क्स आप लोग का पक्का हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है आपके पास में, तो अगला प्रश्न कह रहा है बेटा कि 2 कोसेक 30, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, मिस्टेक हुआ है। ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 = 10 है, तो x का मान क्या होगा, समझिए। तो 2 cos स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है, तो इसका स्क्वायर था बेटा, हमने स्क्वायर कर दिया।
एक्स रहने देंगे, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 10, तो 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा बेटा 8, एक्स रहेगा। √3/2 का होल स्क्वायर तो क्या होगा √3/2 इंटू √3/2, तो क्या पे हो जाएगा यहाँ पे 3/4, ठीक है, 3/4 बराबर 10। अब समझिए बेटा क्या होगा, तो ये जो 8 प्लस में दिख रहा है इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, यानी 3x/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पे 3x/4 बराबर क्या हो गया 2, बाई क्रॉस कर दीजिए बेटा, तो बाई क्रॉस करोगे तो क्या होगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 8, इसलिए x बराबर क्या हो गया तो 8/3, ठीक है। कि किसी एपी, तो क्या एपी समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है, आपको इतना बता देना है। तो बेटा प्रथम पद यहाँ पे क्या है तो 11 है, डी बराबर क्या होगा तो 8 - 11, 8 - 11 बराबर मान कहने का अर्थ क्या है -3, ठीक है। ये एन बराबर कितना दिया है तो -150। अब ए एन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये एन बराबर -150 बेटा, ये ए का वैल्यू 11 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पे -150 11, ठीक है। अब देखिए -3 को एन से गुना करोगे तो -3 एन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, -150। अब यहाँ देखिए 11 और 3 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 14, अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, बराबर क्या बच गया -3 एन, क्या हो जाएगा -164 बराबर -3, माइनस माइनस कट जाएगा, तो n बराबर क्या हो गया तो 164/3, तो 164 को क्या काट रहा है 3 × 5 = 15 बचा 1 14, ठीक है, तो 3 चौके 12 54 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो बच्चा क्या कभी हम कहेंगे कि इसमें कितने पद, कहेंगे कि 6.5 पे 7.5 से कभी यार नहीं ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होगा ये पूर्ण संख्या n जो है बेटा एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इस एपी का कोई पद जो है -150 नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद, ठीक है, और 5 काली गेंद है, तो इस थैले में से एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है जिसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो। अब समझिए बेटा कौन कौन सी गेंद है, तो 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, तो टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 3 + 5, तो 3 + 5 अगर ऐड करोगे तो क्या होगा 8। अब कह रहा है इनमें से एक अदृश्य निकाला जाता है, मतलब बिना देखे एक गेंद को निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगा कि रेड होगा। अब प्रायिकता आप किसका बेटा तो रेड का, तो रेड गेंद की संख्या कितनी है तो 3, टोटल कितना है तो 8, ईजी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि इसकी क्या प्रायिकता की काला होगा, तो प्रायिकता ऑफ ब्लैक, ठीक है, तो काली गेंदों की संख्या कितनी है बेटा तो 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा तो 8, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम प्रश्न है ये, ठीक है। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यम 28.5 है तो x और y का मान क्या होगा, समझिए। यानी माध्यक जो है बेटा वो दे दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, ठीक है, और यहाँ अब जो है आवृत्ति दिया हुआ है 5x 20 15 y 5 और टोटल कितना है 60। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें 3 कॉलम बनाएंगे बेटा, जब भी माध्यक पूछे तो 3 कॉलम चाहिए, एक वर्ग अंतराल, दूसरी बारंबारता और एक तीसरी संचयी बारंबारता। तो ये तो वर्ग अंतराल है बच्चों, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ये भी बारंबारता है। अब संचयी बारंबारता कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे देखिए ये 5 है, इसमें जोड़ते जाइए तो क्या हो जाएगा 5 में x जोड़िए तो 5 + x, 5 + x में फिर 20 जोड़िए, तो इस प्रकार जोड़ते जाइए, लास्ट में क्या होगा 45 + x + y, टोटल कितना है तो 60 है, ठीक है। अब n बराबर क्या है बेटा तो n बराबर 60 है, तो n/2 निकालो, n/2 क्या हो जाएगा तो 60 का आधा करो तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब n बराबर क्या हो जाएगा 30। अब समझिए यहाँ पे n 30 के नज़दीक में कौन है, 30 के नज़दीक में कौन है तो 20 है, ठीक है, तो इसको आप लोग घेरा लगा लीजिए, ठीक है। तो ये जो है होगा l बराबर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, l बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए l बराबर 20 हो जाएगा, कितना कितना बढ़ रहा था बच्चों, वर्ग माप कितना था तो 20 बढ़ नहीं 10 बढ़ रहा था तो 10 हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा तो 20 और CF बराबर क्या हो जाएगा तो 5 + x, ठीक है। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे,
तो माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, इसको एकदम आप लोग नोट कर लीजिए। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो बेटा तो नहीं बना पाओगे। तो माध्यक हमारा दिया हुआ कितना 28.5 दे दिया है। एल कितना है तो 20। एन बाई टू हमने कितना निकाला, तो चूँकि एन था 60 का आधा किए थे, कितना आया था 30, तो 30 लिखें। सी एफ कितना है तो 5 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट दे दीजिए, बटे क्या हो जाएगा 20 इंटू 10। अब ये 20 जो है बेटा ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या माइनस होगा। अब 28.5 में से 20 घटेगा तो क्या होगा 8.5। अब यहाँ 30 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 25। 25 माइनस एक्स बाई टू। अब इसको अपने से 1 दे दीजिए, यहाँ बाई क्रॉस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8.5 को 2 से गुना करेगा, यानी कि 8.5 दूना कितना हो जाएगा 17। कभी कभी बूढ़ा जो होता है ना, बूढ़ा लोग का, उनका भी दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 25 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर क्या होगा बेटा, इसको इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये 17 है। ठीक है, प्लस में इधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, यानी कि 25 में 17 जाएगा तो क्या बचेगा 8, यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 8। ठीक है, आप समझिए। अब कह रहा है कि इनका जो योग था वो कितना था 60 के बराबर था। तो योग यहाँ पे कितना दिखा रहा था तो 45 प्लस एक्स। यहाँ समझिए बेटा, देखिए यहाँ योग कितना आ रहा है तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जो कि ये किसके इक्वल होना चाहिए 60 के। ठीक है, देखिए तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। तो अब समझिए ये जो 45 है ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 60 में 45 जाएगा तो क्या बचेगा 15। तो एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स का वैल्यू हमने निकाला 8। 8 प्लस वाई बराबर 15, इसलिए वाई बराबर क्या होगा तो 15। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो वाई बराबर क्या होगा 7। ठीक है, यानी एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7। कह रहा है यदि बिंदु 1 2 4 वाई एक्स 6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अब समझिए बेटा, एक इसको हम लोग फिगर बना लेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर है। ठीक है, तो ए बी सी डी, इनके शीर्ष कौन कौन से हैं तो ए बी सी डी, इनके जो निर्देशांक है बेटा क्या हो जाएगा 1 2 4 वाई एक्स 6 और 3 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप समझिए ये जो है, ठीक है, चूँकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब यहाँ। ठीक है, अब इनका जो मध्य बिंदु होगा उससे हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु परिमेय से आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, अगर किसी का मान के चलिए यहाँ पे ए और सी का मध्य बिंदु यहाँ पे हम लोग पी ले लेते हैं, तो इसका जो निर्देशांक होगा क्या होगा तो x1 प्लस एक्स2 बाई क्या होगा 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको निकालना। ठीक है, तो इसको दोनों में लेते हैं तो क्या होगा एक्स प्लस 1 बाई 2 और इधर क्या होगा 3 प्लस 4 बाई 2। ठीक है, अब समझिए, तो देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस 1 बाई 2 इधर हो जाएगा 3 प्लस 4 बाई 2, तो x प्लस 1। अब यहाँ समझिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7 को अगर 2 से गुना करोगे तो क्या होगा 14। ठीक है, यानी कि यहाँ पे समझिए, अब तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 यहीं पे काट सकता है। x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 और 3 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 7, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा बेटा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब y वाला ले लेंगे, तो इधर से भी जो y होगा तो y क्या हो जाएगा 6 प्लस 2। ठीक है, 6 प्लस 2 बाई 2, इधर से हो जाएगा 5 प्लस y बाई 2। ठीक है, तो 5 प्लस y बाई 2 क्यों होगा तो y1 प्लस y2 बाई 2 ही होता है ना, प्लस इधर क्या होगा 6 प्लस 2 बाई 2, तो 5 प्लस वाई बाई 2, 6 और 2 कितना होगा 8, 8 बटे 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझिए, तो बेटा समझिए 5 प्लस वाई बाई 2 इधर क्या हो गया 4, तो यहाँ अपने से 1 दे दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8, इसलिए वाई बराबर क्या होगा 8, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 8 बराबर, तो वाई बराबर 8 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3। ठीक है, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया तो वाई का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, वाई बराबर क्या हो गया 3। पास में कह रहा है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के समपूरक होता है। समपूरण का मतलब होता है कि 180 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए ये फिगर है। ठीक है, ये जो है बेटा AP और PB, ये क्या है तो AP और PB जो है
ये क्या है, तो स्पर्श रेखा। अब समझिए यहाँ पे जो है कितने डिग्री कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का। ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब समझिए किसे आसानी से बनाएंगे। तो माना वो केंद्र वाले वृत्त के पी बाहरी बिंदु से पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब ये और ये क्या है, तो ये त्रिज्या है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है बेटा, तो सिद्ध करना है कोण ये ओ बी प्लस कोण ये पी बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आप ट्रायंगल ओ ए बी तथा ओ बी पी में लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि पी ए बराबर पी बी, यानी ये जो है वो इसके बराबर का हो जाएगा। क्यों, तो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। आप लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात बेटा, ओ ए बराबर ओ बी क्या होगी, त्रिज्या जो होती है वो सेम होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ए बराबर क्या होगा, ओ बी। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ओ पी जो है वो दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी। अब सर्वांग समता कसौटी आप लोग पढ़े होंगे, तो भुजा मिल रहा है, भुजा मिल रहा है, भुजा मिल रहा है, यानी एस 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। किससे है, तो एस 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 से। अब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भुजा क्या होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। चलिए, इसलिए ओ पी ए बराबर ओ पी बी। तो बेटा कौन ये ओ पी बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, कौन बी ओ पी, बिल्कुल। तो इसलिए कौन ए पी भी बराबर क्या होगा, तो टू कौन ओ पी होगा, क्यों, ये इसके बराबर है, ठीक है। और क्या होगा, तो कौन ये ओ भी बराबर टू ए ओ पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, तो कौन ये ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस कौन ओ पी ए, क्यों होगा, तो ओ पी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि टू कौन ये ओ पी बराबर 180 माइनस टू कौन ओ पी है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कौन ये ओ पी, अब इसको इधर लेंगे तो क्या होगा, प्लस में कौन ये पी बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। इसको एक और मेथड है बच्चों जो काफ़ी ईजी है, उसको आप लोग बना सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य की घात करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ पे एक है, एक और 10 को गुना कीजिए तो क्या होगा, एक और 10 को गुना करते हैं तो 10 हो जाएगा। अब 10 को ऐसी संख्या में तोड़िए बेटा ताकि जोड़ने पर यहाँ पे 7 आ जाए, हाँ तो घटाने पर 7 आ जाए। तो कहोगे सर 10 को हम लोग 5 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो 5 इंटू 2 में तोड़ देंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिखेंगे। तो चूंकि 5 और 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, 7 ही हो रहा है ना, सिर्फ रूप हम लोग इसका क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, बराबर 10। आप समझिए इसको। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या जाएगा, तो x जाएगा कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर से x निकाल लें तो x प्लस 5, ये दोनों में क्या कॉमन जाएगा, तो दोनों में क्या जाएगा, तो 2 जाएगा कॉमन, तो क्या बच गया, x प्लस 5, ठीक है बेटा। अब इसमें से जो दोनों में कॉमन मिला इसको एक बार लिखेंगे तो x प्लस 5 लिख लोगे, और दूसरा क्या लिख लोगे, तो x प्लस 2। अब इनका शून्य क्या होगा, तो x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 5। अब दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2। तो इनके शून्य कौन कौन हो गए, ये पता चल गया। अगला प्रश्न आपके पास में है, करें किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर क्या होगा। अब समझिए, किसी एपी का जो है प्रथम पद ये और उसका सारवंतर क्या है, डी है। तो बेटा कह रहा है इसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है। तो 17वां पद को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 16d, 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d। ये कट जाएगा, क्या क्या बचा, 16d, ये प्लस में 9d इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो 16d में 9d जाएगा, क्या बचेगा, 7d। 7d बराबर 7, इसलिए d बराबर क्या होगा, तो 7/7, यानी काटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 1। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो यह भिन्न 1 में बदल जाती है, और हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती। तो सबसे पहले बेटा देखिए, कोई भी अंश को हम लोग x मान लेंगे और हर को क्या मान लेंगे, y। अब ये भिन्न जो होगा क्या होगा, x/y। तो कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में हम 1 जोड़ दिए, और हर में 1 घटा दें तो 1 में क्या 1 घटा दिए, तो क्या होता है, 1 में बदल जाता है। चलिए ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, इसको अपने से एक दे दीजिए, x+1 बराबर क्या हो जाएगा, y-1। अब समझिए, तो x ये प्लस में इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में, यहाँ माइनस है, ये प्लस में बेटा, तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में, यानी x - y बराबर -2। अब दूसरी जो है, दूसरा हम क्या बोल रहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता। चलिए हर में जोड़ते हैं, तो हर में क्या है, तो हर y माने थे, इसमें एक जोड़ देंगे क्या होगा, 1/2। फिर बाई क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो बाई क्रॉस करोगे तो क्या होगा, तो 2x + y + 1, तो 2x इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, -y बराबर 1। तो बेटा इसको समीकरण 2 मान लेंगे, उसको क्या माने थे, समीकरण 1। अब समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, तो x - y बराबर -2 और दूसरा है 2x - y बराबर 1, ठीक है। अब ये देखिए y कट जाएगा तो क्या होगा, x में 2x जाएगा, -x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 2 और 1 तो क्या होगा, -3, तो माइनस कटेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। अब समझिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 - y बराबर -2, इसलिए 3 प्लस ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, तो प्लस में हो जाएगा बराबर y, इसलिए y बराबर क्या हो गया, 5। अब हम लोग भिन्न क्या माने थे, तो भिन्न माने थे x/y, तो x बराबर क्या होगा, 3/5, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये 5 मार्क्स से पूछने वाले प्रश्न कह रहे हैं, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के विविक्तर एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूल वास्तविक तो है तो उन्हें ज्ञात करें। तो बेटा यहाँ पे देखिए x² से जो पहले होता है इसको हम लोग ये कहते हैं, तो ये बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2। x के जो पहले गुणांक होता है उसको हम लोग b मानते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर -7, और c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर बेटा आपके यहाँ पे 3। तो d निकालना पड़ता है, सबसे पहले क्या निकालोगे, d, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, b की जगह कितना है, तो -7, 7 का होल स्क्वायर करोगे क्या होगा, 49, 4ac 4, a की जगह कितना है, 2, 80 की जगह कितना है, 3, तो 4 दूना 8, 8 दिया क्या होगा, 24, तो 49 में 24 जाएगा तो क्या बचा, 25। अब समझिए d का मान कितना आ गया, तो d का मान आ गया 25, तो 25 जो है बेटा वो 0 से बड़ा है, यानी कि d का मान जो है वो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो ये अस्तित्व में है, अस्तित्व में है तो इनके दो भिन्न भिन्न मूल होगा, तो मूल निकालेंगे तो क्या होगा, तो -b प्लस माइनस, इसको अल्फा बीटा बोलते हैं, √d/2a, तो माइनस, अब b का वैल्यू कितना है, तो माइनस खुद से है, ठीक है, प्लस माइनस 25/2a, a की जगह कितना है, तो 2, चलिए, तो यहाँ 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5, 2 दूना 4, तो जब अल्फा निकालोगे बेटा तो प्लस वाला लेना है, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा, 5, 7 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 12, 12/4 बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब जब इसको बीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 7 - 5, यानी 7 - 5 तो 2, 2/4 बराबर क्या होगा, 1/2, ठीक है। तो इनके दो मूल कौन कौन से हो जाएंगे, तो 3 और 1/2। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक पूछने वाले प्रमेय है, थोड़ा जरूर देख लीजिए इसको। कह रहे सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने का रहा है, समझिए, ठीक है। अब समझिए इसका फिगर कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे फिगर है बच्चों, ठीक है, ये फिगर है, कह रहा है ये त्रिभुज है, अब कह रहा है एक भुजा के समांतर BC के समांतर D खींचा जाए, ठीक है, तो क्या कह रहा है, अन्य जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक होगा, यानी कि AD/DB बराबर AE/EC हम लोग को सिद्ध करके दिखा देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी होता है बच्चों, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा। तो दिया है, तो क्या दिया है, ट्रायंगल ABC में भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा DE है जो अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। सिद्ध करना है कि AD/DB बराबर AE/EC। हम लोग रचना किए, रचना क्या किए, तो B से E को मिलाएं तथा C को D से मिलाएं, ठीक है, और DM लंब AC डालें तथा EN लंब AB डालें। अब समझिए, तो लंब डालें तो क्या होगा बच्चा, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल, ठीक है, सॉरी AD का क्षेत्रफल, AD का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा AD, आधार क्या हो जाएगा AD, ऊंचाई क्या हो जाएगा बेटा, तो ऊंचाई हो जाएगा EN, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ट्रायंगल लेंगे BD का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 आधार, आधार पर क्या हो जाएगा, तो DB हो जाएगा, ऊंचाई क्या रहेगा, तो ऊंचाई वही रहेगा, ठीक है।
तो आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ई एन, इसको यहाँ पे हाफ हाफ कट जाएगा, ई एन कट जाएगा, क्या बचा ए डी बटे डी बी, इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार बेटा ट्रायंगल ए डी ई में लेंगे, फिर ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार, आधार पर क्या लेंगे उधर लेंगे ए ई। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए आधार क्या लेंगे तो आधार हो जाएगा ए ई, ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा तो डी एम। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई पर क्या लोगे डी एम। फिर ट्रायंगल डी सी का निकालेंगे क्षेत्रफल, तो इसका क्या होगा तो 1/2 आधार इंटू आधार क्या हो जाएगा तो ई सी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई बराबर डी एम। तो ये 1/2 कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, तो क्या बचा ए ई बटे ई सी, इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे 2। आप समझिए थोड़ा सा बेटा। ठीक है, ट्रायंगल बी डी ई तथा ट्रायंगल डी ई सी दोनों का आधार क्या है एक ही है, सेम डी है। ठीक है, तथा ये समांतर रेखाओं बी सी तथा डी के बीच बने त्रिभुज है, इसलिए एरिया ऑफ मतलब क्षेत्रफल जो बी डी का होगा वो क्षेत्रफल डी ई सी के बराबर होगा, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। तो अब इसके इतना करने के बाद आप लोग लिखिएगा समीकरण 1, 2 तथा 3 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी प्रूफ, इतना कर देंगे तो आप लोग को यहाँ से 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों आज के एग्जाम के लिए, तो इस प्रश्न को जरूर आप लोग देख के ही जाइए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो अच्छे खुशी के साथ में आपके समझ ला सकूं।